हाय दोस्तों। जब हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमें उस पे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो एक मिसकंसेप्शन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और एजुकेशन सेक्टर में भी कि हमें ओनली अपने सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, जबकि हमें कहा जाता है हमें राज्य व्यवस्था पढ़ना है। तो राज्य व्यवस्था जो है वो यूपीएससी के सिलेबस में आता है, ना कि वनडे और एसएससी एग्ज़ाम। एसएससी एग्ज़ाम तक ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही सीमित है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग चीज़ है, जबकि राज्य व्यवस्था एक अलग चीज़ है। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नेंस का पार्ट जोड़ देते हैं प्लस आईआर को भी ऐड कर देते हैं, तब हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट की डिफिनेशन हो जाती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक प्रकार का एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इस चीज़ों का उल्लेख मिलता है कि क्या कैसे करना है, कैसे नीतियाँ बनाना है, क्या क्या राइट हैं, क्या लॉ है, क्या रूल रेगुलेशन है और कैसे इनको बनाया जाता है और इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इस चीज़ का डिफरेंस और दूसरी चीज़ ये बहुत समझना ज़रूरी है कि हम लोग ऑर्गेनाइज कैसे हुए। हम लोगों को ये पॉलिटिकल साइंस की ज़रूरत क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग नेचुरल स्टेट की बात करते हैं। जब नेचुरल स्टेट में मतलब कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था, किसी के ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, तो उस समय सोसाइटी को कैसे कंट्रोल किया जाता रहा होगा, ये समझने योग्य बात है। तो आप देखेंगे कि उस समय क्या था कि एक क्रमवार से समझो कि जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, उसके बाद कई लाखों साल तक जो है प्राकृतिक अपग्रेडेशन होती रही, अपनी नई नई संरचनाएं उभरती रही। फिर धीरे धीरे जीव जंतुओं का जन्म हुआ, उसके बाद उसी में एक हम मनुष्य भी आए, एक क्रम बाद। और उस क्रम के बाद हमने ये पाया कि जब हम लोग ऑर्गेनाइज हो रहे थे, नेचुरल स्टेट में थे, तो हम लोगों के पास फिश जस्टिस, जिसकी लाठी भैंस, उस तरह की अवस्थाएं आ गई थी। मतलब कि मानो कई थिंकर्स तो ये कहते हैं कि मानव सभ्य था, कई थिंकर्स तो ये कहते हैं कि मानव बड़ा बर्बर था, बड़ा असभ्य था, उसके पास कोई वो नहीं था। तो उसी क्रम में उस समय कुछ बौद्धिक लोग पाए, कुछ बौद्धिक हुए। मान लीजिए कि अभी भी हैं कि जैसे कि बहुत से लोग आप अनपढ़ देखते होंगे, लेकिन बहुत से लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वही सोसाइटी को रन करने का काम करते हैं। तो उसमें से तर्क आया, व्हाई, व्हाट एंड हाउ, जिसने सारी चीज़ों को बदल दिया। अब आप कहेंगे कैसे, अब ये तर्क कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, हम जब नेचुरल स्टेट में रहे होंगे तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को समझना सीखा। अपनी भावनाओं को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के लिए हमने अपने संकेतों को एक मानक बनाया, एक पैमाना बनाया और जिन्हें हम लोग अक्षर के रूप में संग्रहित किए और उन अक्षरों को हमने एक शब्द दिया और उन शब्दों से हमने उन शब्दों का बना के हमने एक वाक्य बनाया। और उन वाक्यों से हम जब आपस में डिबेट करते हैं या कोई बहस करते हैं या कोई आर्गूमेंट करते हैं, तो उसमें से एक कंक्लूजन निकलता है जिसे हम कहते हैं विचार। और जब उन विचारों का एक सेट बनता है, एक समुच्चय बनता है, तो वो बनती है विचारधारा। और विचारधारा एक प्रकार का एक नज़रिया हो सकता है, लोगों का जनमत का संग्रह, जिसमें लोगों का बिलीव हो कि वो कैसे उसको कैसे रन कर रहे हैं। जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का लिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक आइडिया हो गया, विचार हो गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ये एक प्रकार की विचारधारा है हम नागरिकों में कि हम एक सीमित सरकार की गठन की बात करते हैं। हम लोग मतलब सरकार के ऊपर हम लोग अपनी पकड़ बना के रखते हैं, जनता के द्वारा पकड़ बना के रखा जाता है।
तो जब हम इस तरह की बातों के इस क्रमवार में आते हैं, तब हम आते हैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है जिसमें उन नीतियों का, उन रूल रेगुलेशंस का उल्लेख होता है, उन राइट्स का, उन लॉ का, उन कानून का, उस एक सिस्टमैटिक उसका कि कैसे कानून बनेगा, कैसे कानून में संशोधन किया, कैसे उसमें संशोधन किया जा सकता है, कैसे उसको जो है एक प्रकार का एक नया रूप दिया जा सकता है। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य आयामों को हम लोग अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें पॉलिटिकल साइंस के प्रत्येक जो उसके आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं, तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन हमें उसमें से पढ़ना क्या है? हमें उसमें से पढ़ना है सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पॉलिटी क्या है कि लेमैन नोशंस मतलब होता है कि जो आम आदमी की धारणाएं हैं वो, और डेली रूटीन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो राजनीतिक उथल पुथल होती है, जो राजनीतिक नीतियों को लेकर के जो भी डिबेट्स होती हैं पार्लियामेंट में होती हैं, जो भी होती हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कामकाज होते हैं या जो मैनिफेस्टो होता है उनके अकॉर्डिंग वो लोग अपना काम करते हैं, लोग वेलफेयर का काम करते हैं, वो लोग जो भी कार्य करते हैं, वो दैनिक घटनाएं जो संग्रहित होती हैं वो पॉलिटिक्स में आती हैं। जबकि हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रॉड सब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल फिनोमेना। ये राजनीतिक तत्वों का एक बहुत व्यापक संग्रह है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग पॉलिटी भी समझ लेते हैं, हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी देख लेते हैं, हम लोग भारतीय विचारकों का वो देखते हैं कि कौन किसने क्या कहा, पश्चिमी सभ्यताओं का देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हम लोग पूरे इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करते हैं, हम लोग इंटरनेशनल आइडियोलॉजी को कवर करते हैं, जबकि हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि हम लोग संपूर्ण विश्व के संविधानों के साथ उनका तुलना करते हैं। तो इसी के आधार पे हम लोग ये देखते हैं कि, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं। अब हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अब हम कैसे क्या चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ को समझने का क्या तरीका है। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस में आते हैं तो आज मैं सबसे पहले इस चीज़ को बहुत बखूबी से समझाऊंगा आपको कि तर्क कैसे जन्म लेता है, ज्ञान कैसे आता है। तो तर्क का एक अपना ये होता है कि हम किसी रूढ़िवादी परंपराओं को या किसी अन्य चीज़ों को मानने से इनकार कर देते हैं और हम लोग तर्क वितर्क करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या है ये। अब जैसे ये स्टेट है, अब स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्टेट में 4 तत्व हैं, राष्ट्र कैसे बना, राष्ट्रवादी क्या होते हैं, देशभक्ति क्या होती है। अब हम जब इनमें क्वेश्चन करने लगते हैं तो ये होता है तार्किक होना। मतलब आप किसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी, आपके अंदर ज्ञान को जानने की क्षमता क्या है, आप कितना सच को जानना चाहते हैं। आप किसी की बताई हुई बातों पे अप्लाई नहीं करते हैं। अपदीपो भाव, मतलब आप अपने आप जब तक आप जानते नहीं हैं तब तक मानते नहीं। तो उसी क्रम में हम लोग फिर जब आते हैं तो अच्छा ठीक है, तो ज्ञान की बात करते हैं। तो ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान के 2 फॉर्मेट होते हैं, एक औपचारिक ज्ञान होता है, एक अनौपचारिक ज्ञान होता है। औपचारिक ज्ञान वो होता है जो हमें इंस्टीट्यूशन से मिलता है, हम कहीं से सीखते हैं, कहीं से डिग्रियाँ लेके सीखते हैं या कुछ किसी के बारे में, या हम लोग जब खुद से किसी चीज़ की जानकारी हासिल करते हैं तो औपचारिक ज्ञान होता है, एक सिस्टमैटिक ज्ञान होता है। जबकि अनौपचारिक ज्ञान वो होता है जो हम लोग इन्वायरमेंट के द्वारा सीखते हैं, सराउंडिंग्स के द्वारा सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने एक अपब्रिंगिंग में सीखते चले जाते हैं, वो अनौपचारिक ज्ञान होता है जिसे हम लोग हालांकि ये ज्ञान कई प्रकार से अच्छा भी होता है, कई प्रकार से व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर देता है।
जो व्यक्ति जो जातिवादी की भावना, धर्म की भावनाएँ आती हैं, ये अनौपचारिक ज्ञान से, इनफॉर्मल नॉलेज से ही आता है। तो अब हम लोग अपने सब्जेक्ट की ओर लौटते हैं, फिर हम लोग इस पे और अन्य चर्चाएँ करते रहेंगे। थैंक यू।